Hello guys, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSR Net Life Science Syllabus Analysis. ठीक है. So कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं सिलेबस लाइफ साइंस के सिलेबस का जो है वो आपको बताऊं, उसका एनालिसिस करूं. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को CSR Net लाइफ साइंस के सिलेबस का एनालिसिस करवाऊंगी. ठीक है. साथ ही साथ बताऊंगी कौन से यूनिट इम्पॉर्टेंट है, कौन से ज़रूरी है और कौन से आप लोग छोड़ सकते हो. ठीक है. और साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में. ठीक है. ओके गाइस, तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ. तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. और अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट आता है तो आप भी टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं. मैं आपके फिर उस चीज़ के लिए फिर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर पार्ट ए. ठीक है. हमें पार्ट ए नहीं भूलना चाहिए. पार्ट ए भी हमारे सिलेबस में आता है, CSR नेट के सिलेबस में, जहाँ पर हमसे पूछा जाता है क्या, जनरल एप्टीट्यूड. ठीक है. और जनरल एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे नंबर, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सारा मैथ्स, 10 तक का मैथ्स है ये. ठीक है. 10 तक का क्या है, ये मैथ्स है. ठीक है. ये 10th में पढ़ते थे हम. पार्टनरशिप, LCM, HCF, प्रोबेबिलिटी, मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सारा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आता है. ये आपसे पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है रीजनिंग वाला सेशन. रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे सीरीज फॉर्मेशन, रैंकिंग, अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स. ये सारी चीज़ें जो है आपको रीजनिंग में पूछी जाती है. नेक्स्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस. ये भी आपसे पूछा जाता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ग्राफिकल एनालिसिस, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड टैब्यूलेशन. ये सारे भी हमसे पूछे जाते हैं. ठीक है. तो बहुत ही बेसिक और काफ़ी इजी पूछा जाता है. अगर इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो है पार्ट ए के लिए, मतलब अगर आप अपने पूरे दिन में 1 आवर भी अगर पार्ट ए के लिए निकालते हो तो वो मोर देन इनफ है. ठीक है. अगर आप रोज़ का डेली का 1 घंटा भी देते हो और उस 1 घंटे में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ठीक है. जैसे आज आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ठीक है. और उसमें आपने काफ़ी कुछ जाना कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या आपने पहले समझ लिया. ठीक है. टॉपिक को समझ लिया, सीरीज फॉर्मेशन समझ लिया, पजल समझ लिया, फिर आपने क्वेश्चंस करा. ये ऐसे भी आप कर सकते हो. ठीक है. या डायरेक्टली PYQ सॉल्व करके उनको समझने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है. तो रोज़ का अगर 1 घंटा भी दोगे तो मोर देन इनफ है फॉर पार्ट ए. ठीक है. क्योंकि तो टोटल ये कितने मार्क्स में पूछा जाता है आपसे, 30 मार्क्स का जो है वो जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है. यानी टोटल आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है. तो टोटल 30 मार्क्स जो है वो पूछ जाते हैं. तो इन 30 में से अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आप 15 नंबर मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 15 मार्क्स ईजिली आ जाते हैं. ठीक है. तो इतनी भी मेहनत करोगे तो ईजिली आ जाएंगे. ठीक है. 30 मार्क्स कम नहीं होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए इनको गंवाएं ना. रोज़ जो है वो 1-1 घंटा जो है वो पार्ट ए को दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेबस फॉर पार्ट बी एंड सी. पार्ट बी और सी आपको पता है मिलकर के 170 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से पार्ट बी 70 मार्क्स का होता है और पार्ट सी जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है. ठीक है. तो पार्ट बी और सी के लिए क्या क्या सिलेबस है. ठीक है. जैसे ये यूनिट नंबर, ये यूनिट वाइज है. यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हैं. ठीक है. तो यूनिट नंबर 1 ही इज़ द मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन इन रिलेवेंट बायोलॉजी, दैट इज़ योर बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. तो यूनिट 1 आपका क्या है, बायोकेमिस्ट्री है. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री इज़ द बेसिक यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंपल्सरी यूनिट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है. कंपल्सरी यूनिट, चाहे आपको कितनी भी टफ लगे या कैसी भी लगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बेस है सारी यूनिट्स का. अगर आपने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ ली तो आपको बाकी यूनिट्स को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. तो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ बेसिक यूनिट जिसे आपको मैं मानती हूँ कि आप लोगों को करनी ही चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको करना है. ठीक है. नो चॉइस, करना ही करना है. देखो जितनी 13 के 13 यूनिट्स हैं, सबका मतलब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन एन एवरेज इक्वली होता है. यानी 25 से 35 मार्क्स के बीच में जो है आपको हर एक यूनिट पूछी जाती है. तो ऐसा नहीं है कि 1 और 2 यूनिट से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है या बाकी यूनिट से कम मार्क्स का पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सभी यूनिट्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक
ठीक है। लेकिन चूज़ करने की बात, जब चॉइस की बात आती है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आप कोई भी यूनिट लीव कर सकते हो इन 13 में से, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन जो पढ़नी चाहिए आपको, यानी मेरे अकॉर्डिंग जो आपको पढ़नी चाहिए, जो कि सबके बेसिक क्लियर करवाती हैं, वो यूनिट्स जैसे कि यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, ठीक है। ये चारों की चारों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी स्टूडेंट्स को छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि बेसिक्स यूनिट्स हो जाती हैं बाकी यूनिट्स को समझने के लिए। यूनिट 2 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी वाली यूनिट है, ठीक है, ये भी सबको करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रोसेसेस, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये भी सारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, चाहे वो बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, या कोई भी अदर फील्ड का हो। नेक्स्ट आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग में आ जाता है जैसे कैंसर बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है, सिग्नलिंग वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। एंड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में भी आप छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप इम्यूनोलॉजी छोड़ सकते हो, बट डू नॉट लीव द कैंसर एंड द सेल सिग्नलिंग, ठीक है। कैंसर बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग को मत छोड़ना यूनिट नंबर 4 से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं कैंसर और सिग्नलिंग से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, बाकी इम्यूनोलॉजी आप छोड़ सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी की। डेवलपमेंट बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है कि जहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट जो भी आप पढ़ोगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी यूट्यूब पे भी पढ़ाई है और अनअकैडमी पे भी पढ़ाई है, ठीक है। तो अब मैंने आपको वहाँ पे PYQs भी कराए हैं, तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली गिलबर्ट से पूछी जाती है। जो डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक है गिलबर्ट, डायरेक्ट वहीं से पूछी जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, भले ही इसका सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस बहुत है इसका, यानी पढ़ना बहुत पड़ेगा, बहुत सारे जीन्स के नाम याद करने पड़ेंगे, प्रोटीन्स के नाम याद करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसके क्वेश्चंस जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये चूज़ करना चाहिए, ठीक है, चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। तो अब कोई बॉटनी वाला है तो वो प्लांट चूज़ करेगा, कोई जूलॉजी वाला है वो एनिमल चूज़ करेगा, बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं जिनको जो इजी लगता है वो चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो प्लांट फिजियोलॉजी है, मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता दूँ, प्लांट फिजियोलॉजी अभी तक हमेशा से जो है 35 मार्क्स से ऊपर का ही पूछा जाता है, ठीक है। 35 मार्क्स से ऊपर का, अभव का पूछा जाता है, यानी कभी 40 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे मैंने हर यूनिट बताया आपको कि जो एवरी यूनिट होती है, एवरी यूनिट वो 25 से 35 मार्क्स के बीच में पूछी जाती है, यानी हर यूनिट का इक्वल वेटेज होता है। लेकिन आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये हमेशा 35 मार्क्स से अभव की पूछी जाती है, तो इसलिए ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स में पूछी जाती है, 40 मार्क्स जनरली ये पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी, आपकी चॉइस है, अगर आपको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, वैसे सभी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है जेनेटिक्स में, तो ये आप यूनिट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एक ऐसी यूनिट है जिसका कि आपको कोई अलग से नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे इसकी अलग से किताब खरीदनी है या क्या, यह आपका बेसिक डिसाइड करता है कि आपने BSc MSc में कितना कुछ पढ़ा है, आपने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एनिमल का क्लासिफिकेशन कितना आता है, प्लांट का क्लासिफिकेशन कितना आता है। जैसे कोई जूलॉजी वाला स्टूडेंट होगा तो उसको एनिमल्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से आता होगा, तो वो एनिमल वाला पोर्शन इसमें से कर सकता है। या कोई प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट वाला स्टूडेंट है, बॉटनी वाला, तो वो प्लांट का क्लासिफिकेशन ईजिली कर सकता है। या कोई माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये यूनिट जो ऐसी यूनिट है जो कि हर एक स्टूडेंट इसमें से अपने लिए क्वेश्चंस ढूंढ सकता है, अपना एरिया ढूंढ सकता है, ठीक है। तो ये बनती है बेसिक से, यानी आपके BSc MSc से ये यूनिट बनती है, ठीक है। तो आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने इस यूनिट को कोई अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, बस आप इसके PYQs भी करोगे और आप उसे कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका जो पकड़ है अपनी पढ़ाई में वो अच्छा है, ठीक है। अपना क्लासिफिकेशन वगैरह में जो पकड़ है वो अच्छी है, ठीक है। तो मैंने इसको अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन हाँ कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे इसके जो कि मैं ईजिली कर लेती थी, ठीक है, बट मैंने इस यूनिट को अपने अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से ले लेती हूँ। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ऐसे तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्ज़ी है आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये यूनिट्स क्या है पढ़ने में ईजी हैं। जो इकोलॉजी है और इवोल्यूशन यूनिट है ये दोनों के दोनों ईजी यूनिट्स हैं,
इजी यूनिट्स हैं, आपको इजीली मेमोराइज हो जाती हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम वगैरह, जीन्स के नेम, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, बट ऐसा इकोलॉजी और इवोल्यूशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये ईजी यूनिट्स है, इसीलिए आपको इन्हें टारगेट करना चाहिए। बाकी आता है अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड इन बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड इन बायोलॉजी, देखो गाइज, अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में, ठीक है, आप चाहते हो कि आप आगे जाके रिसर्च करो, ठीक है, आप आगे जाके अच्छी लैब्स ज्वाइन करो, यानी जब आप CSIR नेट क्लियर करो तो आपको अच्छी लैब मिले या आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, तो आपको प्लीज़ करनी चाहिए ये यूनिट्स, ठीक है। तब तो आप करो, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछी जाती है, मतलब इतना नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में तो, बट आपके आगे जो है वो काम आता है, ठीक है। इंटरव्यू में या फिर आगे जाके जो है वो अच्छी लैब्स में जाने के लिए ये दोनों के दोनों यूनिट्स काम आती हैं। ये दोनों के दोनों यूनिट्स बेसिक, जब आपको ये तीनों यूनिट समझ में आ जाए, यानी ये यूनिट 1, 2, 3, तो इसी का अप्लाइड फॉर्म जो है ये दोनों यूनिट्स होती हैं 12 और 13, ठीक है। तो ये वही, अगर आपका आगे मतलब उसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन लीव इट, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जो है इसका कुछ कुछ पोर्शन पढ़ा था, मतलब ज़्यादा नहीं। अप्लाइड बायोलॉजी तो शायद मैंने पूरी छोड़ दी थी, मेथड्स इन बायोलॉजी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसी का जो है अप्लाइड पोर्शन थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने इन यूनिट्स को, ठीक है। और ये दोनों यूनिट्स मैंने कंप्लीटली छोड़ दी थी, डाइवर्सिटी मैंने छोड़ दी थी, ठीक है। और बाकी यूनिट्स मैंने पढ़ी थी, लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज में पढ़ी थी, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर यूनिट्स आपको कंप्लीट पढ़नी है। कुछ यूनिट्स के टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमें 100% यूनिट को कवर करना है, 100% यूनिट को कोई भी कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिट्स अगर आपको चाहते हो 12 और 13 पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज लीव दैट, ओके। तो कोई वो नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं उनको जो है 9 से 10 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो पढ़नी ही चाहिए। OBC कैटेगरी को 8 से 9 यूनिट पढ़नी चाहिए। ST SC को जो है 5 to 6 यूनिट जो है वो कंपलसरी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट्स का डायरिया है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप चाहे तो ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, बट ये मेरे अकॉर्डिंग है कि इतना जो है वो मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है गाइज। बाकी आपको जो सिलेबस का PDF है, डिटेल सिलेबस का PDF, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है, वहाँ से जाके आप ले लेना, ठीक है। और बाकी इसमें जैसे बचता है, जैसे मैं अगर आपको एक और बात जैसे बताऊं कि अगर जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी है, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी को जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आपने 80% पूरी करी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने प्लांट फिजियोलॉजी ली, आपने 80% कंप्लीट करी, कोई दिक्कत नहीं। आपको एनिमल फिजियोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने सोचा कि इससे जैसे हीमोग्लोबिन कर्व बार बार पूछा जा रहा है, हार्ट के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, तो आपने वो टॉपिक कवर कर लिया। किडनी ज़्यादा पूछी जा रही है तो आपने अराउंड 40% कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें कवर करना गाइस, ऐसे टॉपिक्स कवर करना जो कि रेगुलरली पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, यानी PYQs में जो है वो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। जो टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं उनको नहीं छोड़ना है। जो भी यूनिट्स आप ऑप्ट करो, चाहे आपको वो टफ लगे या क्या लगे, लेकिन आपको उन्हें कवर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर टॉपिक्स है, यानी रेगुलर जो चीज़ें पूछी जा रही है हर बार, उनको आपको करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस के बारे में बताया और कौन कौन सी यूनिट आपको नहीं छोड़नी है। ये स्टार मार्क वाली 1 से 4 यूनिट आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, भले ही आप यहाँ पे इम्यूनोलॉजी छोड़ देना, लेकिन कैंसर और सिग्नलिंग तक जो है आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है अदर यूनिट्स में कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, आपको जो कंफर्टेबल लगती है वो यूनिट्स पे आप जाइए। बाकी मैंने आपको हर यूनिट का फ़ायदा और नुकसान दोनों बता दिया है, ठीक है। कौन सी यूनिट ईजी है, कौन सी यूनिट ईजी यूनिट का मतलब ये आपका टाइम कम लेगी, लेस टाइम जो है ये आपका लेगी, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट बायोलॉजी आपका टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन प्रोडक्टिव होगी डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी जो भी क्वेश्चन आप इससे पूछा जाएगा आप उसको ईजिली कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ी तो मुझे भी पता चला, मैंने भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सही करे एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी आपको करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी फॉर पार्ट बी के लिए कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आपको इसके लिए जो है वो डेली
रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। डेली रिवाइज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे पार्ट बी को डेली तो दिक्कत हो जाएगी। पार्ट बी कुछ अलग सा नहीं है, बस आपको जो है रोज़ के अपनी पार्ट बी की अलग से कॉपी बना देनी है और उसमें रोज़ जो आपको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए न्यू नेम्स या कोई नया चीज़ें जो है जो आपको पता नहीं है जिसके बारे में, तो उस कॉपी में आपको वो रोज़ लिखना है और उस कॉपी को रोज़ रिवाइज़ करना है। सुबह उठने, चाहे आप सुबह कितने बजे भी उठते हो, सबसे पहले उस कॉपी को रिवाइज़ करना है। तो डेली रिवीजन जो है वो पार्ट बी के लिए ज़रूरी होता है। और अगर मैं पार्ट सी की बात करूँ, पार्ट सी की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट सी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, पार्ट सी के लिए आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। डिटेल स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। डिटेल स्टडी आपने कर ली, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट गया तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो, अगर आप उसे अप्लाई करना नहीं जानते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि पार्ट सी में आपको पता है डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको रिविज़न की ज़रूरत है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसमें जो है पार्ट सी में जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्वेश्चन के लेवल तक जाना पड़ता है और फिर जाके करना पड़ता है। तो ये तभी आएगा जब आप रोज़ जो है वो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि अपना जो डे का टारगेट रखो, डे टारगेट, हर दिन का टारगेट है कि एक तो जो आपकी पार्ट बी वाली कॉपी है जिसमें आपने स्मॉल पॉइंट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करो डेली, ठीक है, ठीक है। रिवीजन, ठीक है। कॉपी को तो रिवाइज करो ही करो, जो साथ ही जो आपने पढ़ा है अभी तक उनको भी रिवाइज करने की कोशिश करो, यानी रिवीजन को सबसे प्रायोरिटी दो, इसको जो है वो प्रायोरिटी दो, ठीक है। फिर न्यू टॉपिक तो आप वैसे भी पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू टॉपिक में तो सबको इंटरेस्ट आता है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, रिवीजन में, ठीक है। तो न्यू टॉपिक पढ़ो, न्यू टॉपिक जो भी न्यू टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जितना भी पढ़ना है, कम पढ़ा है तो ज़्यादा न्यू टॉपिक कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद ये तो डे का टारगेट हो गया। उसके बाद अगर मैं वीक का टारगेट बताऊँ, हफ्ते का टारगेट कितना होना चाहिए, वीक का टारगेट, तो वीक का टारगेट आपका होना चाहिए दैट इज़ हफ्ते में एक बार, ठीक है, यानी वन टाइम आपको क्या लेना है, टेस्ट लेना है अपना, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है। कहीं से आपको ऐसा नहीं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो कोई कोर्स बाय कर रहे हो या मतलब प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो 3 घंटे का टेस्ट लो और टेस्ट कैसे लोगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लेना, ठीक है, PYQs ले लेना, ठीक है। चाहे कोई भी PYQ उठा लो, एक ईयर का PYQ ले लो और उसको 3 घंटे के लिए टाइमर लगा दो, 3 घंटे से पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सॉल्व करो, हर संडे को ऐसा कर सकते हो, संडे के दिन सबके पास टाइम होता है तो हर एवरी संडे को जो है आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करो, अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, ठीक है, और उस मार्क्स कैलकुलेशन करके वहाँ पर लिख दो, ठीक है। और फिर ऐसे ही अगर आप हफ्ते में 1 मंथ में अगर आप 4 बार करते हो, 1 मंथ में 4 टाइम, ठीक है, फिर हर महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, इस तरीके से तो आप अपना ग्राफ देखोगे कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहे हैं ग्रेजुअली और आप काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना टेस्ट लेना, ठीक है, हर हफ्ते में। और जब भी टेस्ट लो उससे पहले अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो, यानी जितना आपने टॉपिक पढ़ा है उन सबको वापस से रिवाइज कर लो, फिर अपना टेस्ट ले लो, फिर अगला हफ्ता आएगा फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, फिर अगला हफ्ता अपना एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है वो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो दिस इज़ द बेस्ट स्टडी। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।